5 जून 2017 को सऊदी अरब और यूएई ने अल जजीरा को बैन कर दिया। कतर की तमाम एयर फ्लाइट्स को रोक दिया। ट्रेड रूट हत्ता के लैंड रूट को भी सील कर दिया गया। ये दौर कतर के लिए किसी आफत से कम न था। कतर एक छोटा मगर मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर तरीन मुल्क कैसे अपने करीबी हमसायों का इस कदर दुश्मन बन गया। आखिर इन कंट्रीज के खिलाफ अल जजीरा पर ऐसा क्या दिखाया जाने लगा कि ये कंट्रीज कतर से इतनी नफरत करने लग गए, और फिर कैसे इस नफरत और ब्लॉकेज के बावजूद भी कतर ने अपने आप को और भी मजबूत कर लिया। ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप जान जाएंगे कि आखिर क्या थी इस गल्फ पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह। ये बात है गल्फ की सबसे बड़ी दुश्मनी सऊदी अरब, यूएई और कतर के दरमियान। कतर सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन के दरमियान एक छोटा सा मुल्क है। साल 1981 में मिडिल ईस्ट की 6 बड़ी इकोनॉमीज सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसका नाम रखा गया गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी, जिसका मकसद था अपने मुल्कों की सिक्योरिटी मजबूत करना, इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना और एक दूसरे की हर मुश्किल वक्त में मदद करना। लेकिन असल में जीसीसी के अंदर भी एक हायरार्की बन गई। सबसे ऊपर था सऊदी अरेबिया जो खुद को इस्लाम का किला और अरब दुनिया का नेचुरल लीडर समझता था। सऊदी अरेबिया का फैसला फाइनल मानना चाहता था। उसके साथ था यूएई जो हर मामले में सऊदी अरेबिया का सबसे करीबी अलाय पार्टनर था। और फिर आते हैं छोटे मुल्क कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत। इनके लिए सऊदी अरेबिया का फैसला ही फाइनल ऑर्डर होता था। इन छोटे मुल्कों को अपनी मर्जी चलाने का हक नहीं मिलता था। कतर जैसे मुल्क अपने डिसीजंस में हमेशा रेस्ट्रिक्टेड फील करते थे। यानी जीसीसी का मकसद तो यूनिटी और कोऑपरेशन का था, मगर अंदर से इसकी रूह सऊदी अरेबिया की डोमिनेंसी और छोटे मुल्कों की मजबूरी से भरी हुई थी। लेकिन 1995 में सब कुछ बदल गया जब शेख हमाद बिन खलीफा ने अपने वालिद को हटाया और कतर के नए अमीर बन गए। शेख हमाद ने सिर्फ तख्ता नहीं संभाला बल्कि कतर की फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह बदल के रख दिया, क्योंकि शेख हमाद का विजन बिल्कुल क्लियर था। शेख हमाद का मानना था कि कतर सऊदी अरेबिया और यूएई के शैडो में सरवाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा शेख हमाद ने ओपनली मुस्लिम ब्रदरहुड और ऐसी इस्लामिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया जो मोनार्की के खिलाफ थे, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में उस वक्त मोनार्की सिस्टम चलता था और कतर वो पहला मुल्क था जिसने इसकी मुखालफत करना शुरू की। ये बात सऊदी अरेबिया और यूएई के लिए जहर से कम नहीं थी, क्योंकि दोनों हुकूमत खुद मोनार्की पर चलती थी। फिर आया 1996 जब कतर ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया चैनल जो आज अल जजीरा के नाम से जाना जाता है। इस एक चैनल ने गल्फ पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। अल जजीरा ने वो किया जो आज से पहले किसी अरब मीडिया ने नहीं किया था। इस चैनल ने आए रोज ओपन डिबेट, गल्फ मोनार्कीज की करप्शन, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन और पॉलिटिकल स्कैंडल्स को एक्सपोज करके दुनिया के सामने लाया। जहां दुनिया के लिए ये एक नया और आजाद मीडिया था, वहां यूएई और सऊदी अरब के लिए ये एक ऐसा मीडिया बॉम्ब था जो उनकी इमेज को रोज जख्मी कर रहा था। और यही बात सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के दरमियान नफरत की दूसरी बड़ी वजह बनी। साल 2000 की शुरुआत में कतर की इकोनॉमी और पॉलिटिकल राइज ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। शेख हमाद की पॉलिटिकल पॉलिसी एक एक करके गल्फ के बैलेंस को हिला रही थी। शेख हमाद का विजन था कि अगर कतर को इंडिपेंडेंट सरवाइव करना है तो कतर को अपनी अलग पहचान और इकोनॉमी को बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कतर के पास दुनिया के सबसे ज्यादा नेचुरल गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं। लेकिन कतर अपने इन रिजर्व्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गैस को एक्सपोर्ट करने के लिए एक रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन का प्रोसेस चाहिए था। लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफी महंगी होने की वजह से कतर इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जब शेख हमाद कतर के अमीर बने तो वो जानते थे कि कतर की तकदीर को सिर्फ गैस से बदला जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने लिक्विफिकेशन टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके जरिए नेचुरल गैस को एक स्पेसिफिक प्रोसेस से गुजारने के बाद -162 डिग्री तक ठंडा रखा जाता है ताकि इसे ऑयल की तरह शिप्स और कंटेनर्स में एक्सपोर्ट किया जा सके, जिस पर कतर ने हेवीली इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। जर्मनी से यूरोप तक, जापान से साउथ कोरिया तक, हर जगह कतर ने नेचुरल गैस एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। सिर्फ एक डिकेड में 2010 तक कतर दुनिया का नंबर 1 नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर बन गया। ये डेवलपमेंट सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों के लिए एक नई प्रॉब्लम थी। सऊदी अरेबिया अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करता था और यूएई अपने दुबई और अबू धाबी को फाइनेंशियल और टूरिज्म हब बनाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन कतर की गैस ने इन दोनों इकोनॉमीज को हिला कर रख दिया। ये इकोनॉमी सक्सेस यूएई और सऊदी अरेबिया के लिए एक नया चैलेंज बन गई। 2001 के बाद कतर ने अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात मजबूत करना शुरू कर दिए। अमेरिका को कतर के कैपिटल दोहा में एक अमेरिकन मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने की इजाजत दे दी गई, जो आज भी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा यूएस मिलिट्री बेस है। कतर का उठाया गया हर कदम सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के दरमियान नफरत का नया बीज बो रहा था। इस जलती पर तेल का काम किया जब शेख हमाद ने मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास जैसे इस्लामिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया, जो मोनार्की सिस्टम के खिलाफ थे। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों की हुकूमतें मोनार्की पर चलती थी। मतलब अगर कतर इन ग्रुप्स को सपोर्ट करे तो इनडायरेक्टली वो सऊदिया और यूएई के निजाम को ही चैलेंज कर रहा है। ये सऊदी अरेबिया के लिए एक रेड लाइन थी और रही सही कसर अल जजीरा पूरी करता रहा, जो हर रोज नए स्कैंडल्स को एक्सपोज करता। इजिप्ट के डिक्टेटर्स, सऊदी अरेबिया की पुलिसेस और यूएई के करप्शन केसेस। मिडल ईस्ट की आवाम के लिए ये चैनल एक वॉइस ऑफ ट्रुथ था, लेकिन गल्फ रूलर्स, खास तौर पर सऊदी अरब और यूएई के लिए ये किसी वेपन से कम न था। सऊदी अरब और यूएई बार बार डिमांड करते कि कतर को अल जजीरा बंद करना होगा, लेकिन शेख हमाद यही कहते रहे कि अल जजीरा ही हमारी आइडेंटिटी है। और यहाँ से कतर की आजादी और गल्फ की नाराजगी अपनी पीक पर पहुँच गई। फिर आया 2011 जब पूरे गल्फ में अरब स्प्रिंग शुरू हुई, जिसने गल्फ लीडर्स के पैरों तले जमीन निकाल दी। तुनीसिया से शुरू होने वाली ये आग मिस्र, लीबिया, सीरिया और बहरीन तक फैल गई। हर जगह लोग मोनार्की और डिक्टेटर सिस्टम के खिलाफ निकल आए। लोगों का नारा था आजादी, इंसाफ और मोनार्की का खात्मा। इस वक्त कतर ने ओपनली इन मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। उस टाइम अल जजीरा वो पहला चैनल था जो इन प्रोटेस्ट को लाइव कवरेज कर रहा था। पूरे मिडिल ईस्ट में होने वाले प्रोटेस्ट और लोगों की आवाज को अल जजीरा पूरी दुनिया को दिखा रहा था। सऊदी अरब और यूएई के लिए सीधा खतरा था। उन्हें लगता था कि अगर कतर और अल जजीरा ऐसे ही जलते रहे तो उनकी कुर्सियां भी खतरे में आ सकती हैं। यहाँ से दोस्ती की दीवार मजीद कमजोर होना शुरू हो गई। यूएई और सऊदी अरेबिया को महसूस हुआ कि कतर उनकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। 2011 से 2013 तक कतर एक छोटे मुल्क से मिडिल ईस्ट के किंग मेकर की पोजीशन में आ गया। हर जगह उसका इन्फ्लुएंस नजर आने लगा, मगर ये इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया और यूएई के लिए एक खुली जंग का ऐलान था। रियाद और अबू धाबी ने फैसला कर लिया कि अगर कतर को अभी ना रोका गया तो पूरे गल्फ में उनकी मोनार्की की जड़ों में आग लग जाएगी। और फिर 5 जून 2017 को गल्फ की सियासत का वो दिन आया जो हमेशा के लिए हिस्ट्री बन गया। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और मिस्र चारों ने एक साथ कतर के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया। बॉर्डर सील कर दिए गए, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, अल जजीरा बैन, ट्रेड रूट, हत्ता के लैंड रूट को भी बंद कर दिया गया। यानी एक ही रात में कतर पूरी तरह से अकेला कर दिया गया। इस ब्लॉकेज के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं थी, बल्कि कई गहरी टेंशन थी। टेररिज्म का इल्जाम। सऊदी अरेबिया और यूएई का कहना था कि कतर अल-कायदा और दूसरे इस्लामिस्ट ग्रुप को फंड करता है। कतर के ईरान के साथ ताल्लुकात हैं और सबसे बड़ा मसला और टेंशन क्रिएट करने वाली चीज थी अल जजीरा, जिसने गल्फ मोनार्कीज की करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को दुनिया के सामने एक्सपोज किया। सऊदीया और यूएई का कहना था कि अगर इस ब्लॉकेज को खत्म करना है तो अल जजीरा को बंद और ईरान से ताल्लुकात खत्म करना होंगे। ये कतर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि कतर को 80% फूड नेबर कंट्री से आती थी। कतर की फूड, मेडिसिन और दूसरी सप्लाईज को ब्लॉक कर दिया गया। सऊदी अरेबिया और यूएई को लगता था कि सिर्फ चंद हफ्तों में ही कतर कोलैप्स कर जाएगा, मगर हुआ बिल्कुल उल्ट। ब्लॉकेज ने कतर के लिए सर्वाइवल को मुश्किल जरूर बनाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस मुश्किल वक्त में तुर्की ने कतर को फूड और खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू की। ईरान ने अपनी एयर स्पेस कतर के लिए खोल दी और कतर ने अपनी गैस एक्सपोर्ट्स को और भी एग्रेसिवली पुश किया, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर मुल्क कतर की गैस पर डिपेंड करते हैं। और सऊदी अरेबिया के इस ब्लॉकेज के बावजूद यूरोप और एशिया की कंट्रीज कतर का बॉयकॉट नहीं कर सकती थी। मतलब कि कतर ने अपना सबसे बड़ा वेपन नेचुरल गैस को अपनी शील्ड बना लिया, और जो मुल्क कोलैप्स करने वाला था उसने अपनी इकोनॉमी को और मजबूत कर लिया। इसी इकोनॉमी बूस्ट की वजह से सऊदी अरेबिया और यूएई ये जान गए थे कि कतर को तोड़ना इतना आसान न है। और फिर इसी वजह से जनवरी 2021 को सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के दरमियान एक अल औला समिट ने ब्लॉकेज को खत्म कर दिया। बॉर्डर्स खुल गए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस वापस आ गए,
हकीकत ये है कि कतर इस ब्लॉकेज के बावजूद आज और भी ज्यादा पावरफुल बना है। दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के जरिए अपनी ग्लोबल ब्रांडिंग की मिसाल कायम करना और अमेरिका, ईरान और तुर्की सबके साथ अपने ताल्लुकात को बैलेंस करके डिप्लोमेटिक हब बन जाना, ये सिर्फ कतर जैसी कंट्री ही कर सकती है। कतर अब सिर्फ एक छोटा मुल्क नहीं बल्कि एक रीजनल पावर है। सऊदी अरेबिया और यूएई के लिए अब कतर को इग्नोर करना नामुमकिन है। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के दरमियान ताल्लुकात ज़ाहिरी तौर पर तो ठीक हो गए, लेकिन बैक एंड पर अभी भी वही नफरत और दुश्मनी का बीज अपनी जड़ें फैलाए हुए है और अल जजीरा आज भी इन कंट्रीज में बिल्कुल बैन है। कतर की ये सर्वाइवल हिस्ट्री बहुत बड़ा सबक है कि छोटी सी जमीन, लिमिटेड रिसोर्सेज और चारों तरफ से ब्लॉकेज के बावजूद कतर ने न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि दुनिया के लिए एक नई मिसाल बन गया। ये डॉक्यूमेंट्री किसी कंट्री या अवाम के खिलाफ नहीं है बल्कि उन पॉलिटिशियंस और हुक्मरानों के बारे में है जो अपने फायदे के लिए दोस्ती को दुश्मनी में बदल देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।